देखिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, अपना आज का टॉपिक है प्रत्यय। प्रत्यय वैसे आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ रखा होगा। यानी कि जो प्रत्यय होते हैं वो किसी शब्द अथवा धातु के बाद में लगते हैं। ठीक है। जैसे कोई भी धातु है उसके बाद में प्रत्यय लगता है और प्रत्यय लगने के बाद उस धातु का अर्थ परिवर्तन हो जाता है। ठीक। देखिए, सबसे पहले हम प्रत्यय की डेफिनेशन देखते हैं कि प्रत्यय होते क्या है। ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। यानी कि परिभाषा। इसका हम परिभाषा सूत्र देखें तो एक सूत्र होता है प्रत्यय परश्च। प्रत्यय परश्च। देखिए, ये सूत्र क्या कहता है। न सूत्र है प्रत्यय परश्च। तो ये सूत्र कहता है, ये सूत्र प्रत्यय की परिभाषा बताता है। अतः हम इसको परिभाषा सूत्र भी कह सकते हैं। यानी ये सूत्र का प्रकार कौन सा हो गया? परिभाषा सूत्र। देखिए, सूत्र जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। जो संज्ञा, किसी की संज्ञा बताए तो संज्ञा सूत्र। जो किसी की परिभाषा बताता है वो परिभाषा सूत्र होता है। और जो किसी का आदेश करता है, यानी कि दो शब्दों के बीच में कोई नया शब्द बना देता है तो वो अधिकार सूत्र कहलाता है। और जो कोई नियम बताता है तो उसे हम विधि सूत्र कहते हैं। इस प्रकार कई सूत्र होते हैं अलग अलग प्रकार के। ठीक है ना। तो ये परिभाषा बता रहा है प्रत्यय की, ये सूत्र तो ये क्या है? परिभाषा सूत्र है के अंतर्गत आता है। ठीक है। देखिए, अपने टॉपिक पर आते हैं। प्रत्यय प्रत्यय होते क्या हैं कि वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द अथवा धातु के बाद में परय परय का अर्थ होता है बाद में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या फिर उसके अर्थ में विशिष्टता ला देते हैं। उन शब्दों को क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है। ये इसकी क्या हो गई? डेफिनेशन हो गई। देखिए, सूत्र का अर्थ समझिए। देखिए, इसमें शब्द को मैंने पहले बता रखा है कि जब भी किसी सूत्र का अर्थ निकालना तो उसके सबसे पहले क्या करेंगे? उसका संधि विच्छेद करेंगे, यानी उसके शब्दों को अलग अलग करके लिखेंगे। ठीक है। देखिए, प्रत्यय प्रत्यय में कोई वो है ही नहीं, प्रत्यय। ठीक। इसमें दो शब्द निकल के आएंगे, एक तो परह और च। प्रत्यय का मतलब होता है प्रत्यय, परह का अर्थ होता है बाद में। ठीक है। और जो ये च है, च का अर्थ होता है, यहाँ च के दो अर्थ लिए जाएंगे। च के कितने अर्थ हैं यहाँ पे इस सूत्र में? वैसे च का अर्थ तो और होता है, लेकिन वो और कब होता है? जब किसी वाक्य के अंतर्गत प्रयोग होता हो। लेकिन यहाँ सूत्र में प्रयोग हुआ है च, तो इसके कई बार चार अर्थ भी हो जाते हैं। लेकिन इस प्रत्यय के संदर्भ में इस च के दो अर्थ होंगे। नंबर एक शब्द और नंबर दो होता है धातु। ठीक है। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि वे शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के बाद में लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। सूत्र का क्या अर्थ हुआ? देखिए, पहले सूत्रार्थ देखेंगे यहाँ पे इस सूत्र का। देखिए, किसी शब्द या धातु के, च का अर्थ हो गया शब्द या धातु, दो अर्थ होंगे शब्द और धातु। परय का अर्थ हो गया बाद में, यानी कि किसी शब्द या धातु के बाद में लगने वाले शब्द प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है। इस सूत्र का अर्थ हो गया।
कि वे शब्द जो किसी शब्द या धातु के बाद में लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अब हम इसकी, ये तो हमने सूत्र का अर्थ बताया है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी परिभाषा, कि परिभाषा वैसे होती क्या है प्रत्यय की। ये तो हमने इस सूत्र का अर्थ देखा है। देखिए परिभाषा, वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के, जो किसी शब्द या धातु के बाद में लगकर, बाद में लगकर उसके, उसके किसके, उस शब्द या धातु के अर्थ में परिवर्तन या विशिष्टता, विशिष्टता ला दे या ला देवे, उसे या उन शब्द या शब्दांशों को प्रत्यय कहा जाता है, प्रत्यय कहा जाता है। देखिए, वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के बाद में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशिष्टता ला देवें, उन शब्द या शब्दांशों को क्या कहा जाता है, प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये हो गया कि जो प्रत्यय होते हैं वो हमेशा किसी शब्द या फिर धातु के बाद में ही लगते हैं। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः इस चीज से क्या निष्कर्ष निकल के आता है, देखिए अतः निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि, कह सकते हैं कि प्रत्यय हमेशा किसी शब्द या धातु के बाद में ही प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, कि प्रत्यय हमेशा किसी शब्द या धातु के बाद में ही प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, जिससे उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, आ जाता है। ठीक है, जैसे कुछ प्रत्यय तो ऐसे होते हैं जिनको हम किसी शब्द या धातु के बाद में जोड़ते हैं तो उसके अर्थ पूर्ण रूप से बदल जाता है, पूर्ण रूप से ही बदल जाता है। और कुछ होते हैं कि उनमें अर्थ में परिवर्तन कर देते, अर्थ में कुछ विशिष्टता ला देते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो प्रत्यय लगने के बाद भी वो शब्द का अर्थ नहीं बदलते हैं। इस प्रकार से देखिए, मैं एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे।
देखिए, देखिए एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे एक शब्द है दशरथ। जब दशरथ शब्द में ईय प्रत्यय जुड़ता है, ठीक है, तो उसका अर्थ क्या बन, ये पे प्रत्यय जुड़ता है तो शब्द बन के आता है अपने पास दास रथी। देखिए अर्थ परिवर्तन यहाँ कैसे हुआ, इसको समझिए आप पहले। देखिए दशरथ, दशरथ का अर्थ जानते हो क्या होता है? दशरथ जो एक राजा का नाम था, यानी कि दशरथ कौन है यहाँ? राम आदि का पिता। राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, उनका पिता, उनके पिता का नाम दशरथ है। जब इसमें ईय प्रत्यय जुड़ा, ईय प्रत्यय जुड़ा, ईय का क्या शेष रहता है? ई शेष रहता है, ठीक है। तो ये क्या शब्द बना? दासरथी। दासरथी का मतलब हो गया दशरथ के पुत्र, दशरथ के चारों पुत्र, यानी कि राम लक्ष्मण। यहाँ तो दशरथ शब्द है, ये उनका पिता हुआ, और यहाँ दशरथी का अर्थ क्या हो गया? दशरथ के पुत्र। तो अर्थ बिल्कुल परिवर्तन हो गया, यानी कि इसमें क्या हो गया? अर्थ में पूर्ण परिवर्तन हो गया। यानी कि ये प्रत्यय जुड़ा दशरथ में, तो दासरथी शब्द बन के आ गया। यहाँ दशरथ का अर्थ तो कुछ और था और दासरथी का अर्थ कुछ और ही हो रहा है, तो यहाँ अर्थ में पूर्ण रूप से परिवर्तन हो गया, ठीक है। लेकिन जैसे दूसरा उदाहरण देखते हैं, गुरु। जब गुरु शब्द में तमप प्रत्यय जुड़ा तो क्या बना? गुरुतमः बना, ठीक है। गुरु, गुरु का अर्थ होता है बड़ा, ठीक है। मतलब इसमें तमप प्रत्यय जुड़ा, तमप का तम शेष रहता है, तो क्या बन के आया? गुरुतमः। गुरुतमः का अर्थ हो गया सबसे बड़ा। गुरु का अर्थ था यहाँ, जहाँ मूल शब्द क्या है? गुरु। जब प्रत्यय लगा तो बन गया गुरुतम, यानी प्रत्यय लगने से पहले गुरु शब्द का तो अर्थ हुआ बड़ा, लेकिन जब इसमें तमप प्रत्यय लग गया तो उसका से जो शब्द बना गुरुतम है, उसका अर्थ क्या हो गया? गुरुतम है, यानी कि सबसे बड़ा। तो यहाँ अर्थ में विशिष्टता आ गई, अर्थ पूर्ण रूप से परिवर्तित नहीं हो, यहाँ अर्थ वही है, यहाँ बड़ा और यहाँ भी सबसे बड़ा, बस थोड़ा सा परिवर्तन आया, यानी कि उसमें विशिष्टता आ गई। यहाँ अर्थ में विशिष्टता आ गई, यानी कि इस प्रत्यय में क्या आ गई? अर्थ में विशिष्टता आ गई, ठीक है। और नंबर तीसरा उदाहरण देखते हैं जिसमें अर्थ बिल्कुल परिवर्तित नहीं होता, यानी एक उदाहरण में तो अर्थ बिल्कुल पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया, दूसरे उदाहरण में अर्थ में विशिष्टता आ गई, यानी अर्थ वही है लेकिन उसमें उसका प्रयोग विशेष रूप से किया गया। यानी एक तो महान और एक सबसे महान, एक बड़ा सबसे बड़ा, छोटा सबसे छोटा, ठीक है। इसी तरह तीसरा शब्द देखते हैं अपन। जैसे बाल शब्द है, बाल शब्द में कन प्रत्यय लगा तो शब्द बन के आता है अपने पास बालक है। क्या शब्द बन के आया? बालक है। देखिए बाल शब्द है, बाल शब्द का अर्थ क्या होता है? बालक। और कै का कन में से कै शेष रहता है प्रत्यय में, ठीक है। तो अपन बाल शब्द को देखते हैं, बाल शब्द का अर्थ भी क्या होता है? बालक। और जब कन प्रत्यय जुड़ा तो क्या शब्द बन के आया? बालक। बालक है शब्द बना, तो बालक शब्द का भी अर्थ क्या होता है? बालक ही होता है। तो यहाँ प्रत्यय लगने से पहले भी अर्थ समान है और प्रत्यय का प्रयोग होने के बाद भी अर्थ वही है, यानी कि यहाँ अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं। तो इससे हम
मैंने यहाँ तीनों प्रकार के उदाहरण दे दिए, यानी कि जब भी हम किसी भी प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो जो मूल शब्द या धातु होता है या तो उसके अर्थ में पूर्ण रूप से परिवर्तन होता है, जैसे यहाँ दशरथ में ईय प्रत्यय जुड़ने से हुआ, या फिर उसके अर्थ में विशिष्टता आ जाती है जैसे गुरु तमय में हुआ, या फिर उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये तीन प्रकार की स्थिति अपने सामने बन करके आती है। ठीक है, या तो उसके अर्थ में पूरा ही परिवर्तन हो जाएगा, या उसके अर्थ में विशिष्टता आ जाएगी, या फिर उसके अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इस तरह मैंने ये तीनों प्रकार के उदाहरण आपको बता दिए हैं। अब आप इनको नोट कर लीजिए। यहाँ तक समझ में आया प्रत्यय की परिभाषा, की प्रत्यय वास्तव में होते क्या हैं। ये बात थी सिर्फ प्रत्यय की डेफिनेशन। अब आते हैं हम प्रत्यय के प्रकार पर। ठीक है, यहाँ एक बात हो, जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ, जो ये चैनल है ना मेरा यूट्यूब चैनल, इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि क्लियरिटी आ रही है या नहीं, ये ज़रूर बताएं आप। ठीक है, देखिए एक बार वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए पहले प्रत्यय की परिभाषा, यानी कि वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के बाद में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दें या फिर उसके अर्थ में विशिष्टता ला दे, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में मैंने यहाँ तीन प्रत्ययों का प्रयोग किया। दशरथ में ई प्रत्यय जुड़ा तो दासरथी बन गया। यहाँ दशरथ का अर्थ था राम आदि का पिता, लेकिन दासरथी शब्द का अर्थ हो गया यहाँ दशरथ के पुत्र राम आदि। ठीक है, जैसे गुरुतम का अर्थ में विशिष्टता आ गई, बाल में कन प्रत्यय जुड़ा था बाल का रूप बना, यहाँ अर्थ में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। इस प्रकार प्रत्यय की यहाँ पे तीन स्थितियाँ हमारे सामने आई। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं प्रत्यय के प्रकार, कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और प्रत्यय के जितने प्रकार हैं प्रत्येक प्रकार को हम विस्तार से यहाँ पढ़ेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो जो प्रत्यय हमारे सिलेबस में है, हमारे कोर्स में, मैं सिर्फ वही पढ़ाऊँगा। ठीक है ना। देखिए अब देखते हैं हम प्रत्यय के प्रकार। देखिए प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय के प्रकार, देखिए प्रत्यय, प्रत्यय मूल रूप से तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ प्रत्यय। ठीक है, जैसे इसमें नंबर फर्स्ट है कृत प्रत्यय। कौन से हैं? कृत प्रत्यय। नंबर सेकंड है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय। और नंबर थर्ड होते हैं स्त्री प्रत्यय। ठीक है, मैं एक बार वैसे शॉर्ट रूप में बता देता हूँ, मौखिक रूप से इनको आप सुनिए। देखिए नंबर फर्स्ट है कृत प्रत्यय, यानी कि वे प्रत्यय जो धातु के बाद में जुड़ते हैं, यानी जो प्रत्यय धातु के बाद में जुड़ते हैं उनको कृत प्रत्यय कहते हैं। और जो शब्दों के बाद में जुड़ते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। धातु तो जानते हो ना आप, जो भू पठ गम चल हस रुद वद खाद लिख इत्यादि जो धातु है, जो लकारों में हमने पढ़ी थी, वो क्या होती हैं? धातुएं होती है। ठीक है, उनको क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। जो धातु के अंत में जुड़ते हैं, फिक्स होते हैं कौन कौन से जुड़ते हैं और कौन से शब्द के बाद में जुड़ते हैं। ठीक है,
जो धातुओं के बाद में जुड़े उनको क्या कहेंगे, कृत प्रत्यय। और जो शब्दों के बाद में जुड़े उन्हें क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय। जैसे शब्द, शब्द में शब्द रूप वाला प्रकरण आ गया, जैसे राम, रमा, हरि, मति, गुरु, माता, पिता, लघु, दीर्घ, इस तरह के जो शब्द होते हैं उनमें कौन से प्रत्यय जुड़ते हैं, तद्धित प्रत्यय, यानी उनमें जुड़ने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। यहाँ ये डिफरेंस ये ध्यान रखना, जो धातुओं के बाद में जुड़े वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं, और जो शब्द के बाद में जुड़े वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और जो प्रत्यय यानी जो स्त्री प्रत्यय होते हैं वो शब्द में भी जुड़ सकते हैं और धातु में भी जुड़ सकते हैं, दोनों ही बातें हैं स्त्री प्रत्यय में। लेकिन जो स्त्री प्रत्यय वे होते हैं जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर देते हैं, यानी जो शब्दों को, पुल्लिंग वाले शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर दें, उन्हें क्या कहते हैं, स्त्री प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ प्रत्यय के कितने प्रकार हो गए, 3 प्रकार हो गए, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। तो हम सबसे फर्स्ट प्रकार पढ़ते हैं हम यहाँ आज, कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय, ठीक है। तो कृत प्रत्यय मैंने परिभाषा में बताई कि कृत प्रत्यय किन्हें कहते हैं, जो धातु के बाद में जुड़ते हों। ठीक है, तो लिख लीजिए इसकी परिभाषा, वे प्रत्यय जो किसी धातु के बाद में जुड़कर, वे प्रत्यय जो किसी धातु के बाद में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे तव्यत्, अन्यर, सत्री, सानच, तुमुन, ल्यप, इक्त्वा आदि। ये प्रत्यय वो हैं जो धातु के बाद में ही जुड़ते हैं, किसी शब्द के बाद में नहीं जुड़ते। तव्यात, अन्य, सत्री, सानस, तुमुन, ल्यप, इक्त्वा, ये प्रत्यय। ठीक है, जैसे कोई एक उदाहरण या हम विस्तार से पढ़ लेते हैं आज कि धातु के बाद में कौन कौन से प्रत्यय होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ जैसे पहले एक एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे पठ धातु है, पठ का अर्थ क्या होता है, पढ़ना। जब इसमें जैसे तव्यत प्रत्यय को ही देख लेते हैं, तव्यत प्रत्यय जुड़ता है, तव्यत प्रत्यय जुड़ता है, तव्यत का क्या शेष रहता है, तव्य शेष रहता है। और पठ में तब तव्यत प्रत्यय जुड़ता है तो हमारे सामने इसका कौन सा रूप बनता है, क्या रूप बनेगा, पठी तव्य है, पठी तव्य है। तो इसका अर्थ क्या बन जाएगा, पठितव्य। यहाँ पठ का अर्थ तो पढ़ना है, लेकिन जब इसमें तव्यत प्रत्यय जुड़ा तो पठितव्य शब्द बना, क्या बना,
पठितव्य शब्द बना और इसका अर्थ क्या हो जाएगा, योग्य अर्थ, यानी जो तव्यत प्रत्यय होता है ये योग्य अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो इसका क्या अर्थ बन जाएगा, पढ़ने योग्य। इसी प्रकार अनियर, वही धातु वही रखते हैं अपन, पटकार तो गया, पढ़ना, अनियर जोड़ेंगे, ठीक है। अनियर का अनीय शेष बचता है, तो क्या बनता है, सॉरी, पठनीय है। पठ में अनियर प्रत्यय जुड़ेगा तो पठनीय रूप बनेगा और इसका अर्थ क्या बन जाएगा, पढ़ना चाहिए। ये चाहिए अर्थ में प्रयुक्त होता है अनियर प्रत्यय। इसी प्रकार जब सत्य प्रत्यय जोड़ते हैं पठ धातु में, यानी धातु एक ही रखते हैं, आप समझिए, पठ का अर्थ वही हो गया पढ़ना, लेकिन जब इसमें सत्री प्रत्यय जुड़ेगा, सत्री, सत्री में जो र है और श है इसकी लोप हो जाता है और अत शेष बचता है, ठीक है। तो रूप क्या बनता है अपने पास, पठत, और इसका रूप लट लकार में प्रयोग होता है, तो इसका अर्थ निकल के क्या आएगा, पढ़ता है। यानी कि धातु एक ही पढ़ना, लेकिन जब प्रत्यय अलग अलग प्रयुक्त है तो उनका अर्थ भी अलग अलग हो रहा है, यानी अर्थ भी परिवर्तन हो रहा है। जैसे सानस है, सानस नहीं जुड़ सकता पठ में क्योंकि पठ है जो परस्मैपदी धातु, और सानस हमेशा आत्मनेपदी धातु में होता है, ठीक है। जैसे तुमुन प्रत्यय जोड़ कर देखते हैं, पठ वही अर्थ है पढ़ना, और इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा, तुमुन जुड़ा, तुमुन का तुम शेष रहता है, तो यहाँ क्या रूप बनता है, पठितुम, और पठितुम का अर्थ हो जाता है पढ़ने के लिए। तो यहाँ धातु तो एक ही है, लेकिन जब अलग अलग कृत प्रत्ययों का प्रयोग हो रहा है तो जो प्रत्यय लगने के बाद जो शब्द बनकर सामने आ रहा है हमारे, उसमें भी क्या है, परिवर्तन हो रहा है ना। इसलिए यानी कि जो ये कृत प्रत्यय होते हैं वे किसी धातु के बाद में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ल्यप जुड़ेगा तो क्या बनेगा, अपठ्य, समपठ्य, इस तरह बनेगा। इक्तवा जुड़ेगा तो पठित्वा बन जाएगा, पठित्वा का अर्थ हो जाएगा पढ़ करके, ल्यप का अर्थ भी हो जाएगा पढ़ करके, ठीक है। इस तरह से ये प्रत्यय जुड़ते हैं। कौन से प्रत्यय, कृत प्रत्यय जुड़ते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, देखिए आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। कर लिए होंगे नोट। अब देखिए बात आती है कि धातुओं पे, जब भी हम, आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पठ है तो तव्य में पठ तव्य बनना चाहिए, तो ई कहाँ से आ गया, पठ में अनिय जुड़ा तो यहाँ ई क्यों नहीं आया, यहाँ ई क्यों नहीं आया, यहाँ ई क्यों आ गया। अब ये सोच रहे होंगे, तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, यानी कि इसको समझने के लिए, जो धातु हैं, यानी संस्कृत ग्रामर में जितनी भी धातु हैं हम उनको 3 प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं। तो इस विभाजन का ये फायदा होगा कि जब भी हम किसी भी प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो प्रत्येक प्रकार के कुछ अलग अलग रूल्स होते हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम इन प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इस विभाजन को हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है ना। धन्यवाद। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए और साथ में इसको लर्न भी करते जाइएगा। आप देखिए आज के मैं दिखा देता हूँ आपको,
कि प्रत्यय क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले आज हमने प्रत्यय की परिभाषा पढ़ी कि जो शब्द या धातु के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। जैसे यहाँ हमने 3 उदाहरण दिए, ठीक है। पहले उदाहरण है दशरथ में ये प्रत्यय जोड़ा तो दासरथी रूप बना, तो यहाँ अर्थ में पूर्ण रूप से परिवर्तन हो गया। कैसे हुआ, दशरथ का अर्थ तो होता राम आदि, यानी राम, जैसे राम के उदाहरण ले लो, जैसे दशरथ का अर्थ हो गया राम का पिता, लेकिन दशरथी का अर्थ हो गया राम दशरथ का पुत्र, यानी कि स्वयं राम, तो यहाँ अर्थ में बिल्कुल परिवर्तन हो गया। लेकिन जैसे हम दूसरा उदाहरण दिया, गुरु में तम प्रत्यय जोड़ा तो गुरु तम अर्थ बना, यहाँ गुरु का अर्थ बड़ा और तम प्रत्यय जोड़ा तो उसका अर्थ हो गया सबसे बड़ा, तो यहाँ अर्थ में अर्थ तो वही है लेकिन उस अर्थ को प्रकट करने का तरीका बदल गया, यानी कि उसमें हमने विशिष्टता ला दी प्रत्यय जोड़ करके। इसी प्रकार बाल में कन प्रत्यय जोड़ा तो बाल का रूप बना, तो बाल का अर्थ भी बालक होता है, और बाल के में कन प्रत्यय जोड़ा तो बाल का रूप बन के आया, तो उसका अर्थ भी बालक होता है। यहाँ अर्थ में कोई भी परिवर्तन हुआ ही नहीं। इसके बाद हमने प्रत्यय के प्रकारों पर चर्चा की कि प्रत्यय मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट कृत प्रत्यय, सेकंड तद्धित प्रत्यय और थर्ड स्त्री प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय होता है जो धातु के बाद में जुड़े उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं, जो शब्दों के बाद में जुड़ते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं, और जो पुल्लिंग के शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर देते हैं उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रत्यय हमने लिया कृत प्रत्यय, यानी जो प्रत्यय धातु के बाद में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दें या उसका अर्थ में विशिष्टता ला देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे हमने यहाँ उदाहरण दिया कि सभी उदाहरणों में धातु एक ही है लेकिन प्रत्यय हमने अलग अलग जोड़ रखे हैं, तो उनका से जो शब्द बन के सामने आया हमारी उनके शब्द का अलग अलग अर्थ है, यानी अर्थ भी अलग अलग हुआ। जैसे तव्यत प्रत्यय जोड़ा तो पठितव्य रूप बना और अर्थ क्या हुआ, पढ़ने योग्य। अन्य जोड़ा तो पढ़ना चाहिए, क्षत्रिय जोड़ा तो पढ़ता है, तुमुन जोड़ा तो पढ़ने के लिए, यानी कि प्रत्यय का अलग अलग अर्थों में प्रयोग हुआ। यानी कि जब भी हम कोई भी प्रत्यय जोड़ते हैं तो उस प्रत्यय के अकॉर्डिंग ही उसका अर्थ भी परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, यहाँ धातु तो एक है लेकिन अलग अलग प्रत्यय जोड़ने पर उनका अर्थ भी अलग अलग निकल कर सामने आ रहा है। ठीक है, इसके बाद कल की क्लास में हम इन धातुओं का विभाजन पढ़ेंगे कि हम धातुओं को कितना या कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। इस विभाजन से ये फ़ायदा होगा कि जब अभी हम कोई भी प्रत्यय जोड़ेंगे तो उसके रूल्स फिक्स हैं, जो उस धातु जैसे कोई भी धातु है तो वो किस प्रकार के अंतर्गत आती है और उस प्रकार के अकॉर्डिंग है, उस प्रकार के रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम उसमें प्रत्यय का प्रयोग करना सीखेंगे। ठीक है, इससे ये फ़ायदा हो जाएगा आपको कि धातु चाहे वैसे संस्कृत धातु में तो धातु बहुत अनेक है लेकिन मैं सारी धातु थोड़ी पढ़ा सकता हूँ। संस्कृत में 4000 से भी अधिक धातु, तो सारे उदाहरण थोड़ी बताऊँगा मैं यहाँ पे। तो यहाँ उन धातुओं का विभाजन करके मैं यहाँ पर पढ़ा दूंगा, उससे आप धातु कोई भी आए चाहे उसके डिवाइडेशन में आप उसको धातु को रख कर प्रत्यय जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पट है तो ये जिस प्रकार में आती है इस तरह से, यानी इसमें कौन कौन से प्रत्यय जुड़ सकते हैं और उसका रूप किस प्रकार बनाएंगे हम कल सीखेंगे। ठीक है ना, आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।